हिंद पाक डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के बीच एलओसी समेत दीगर शोबों पर बातचीत हुई है। सरहद पर अमन व अमान बनाए रखने पर इत्तेफाक भी हुआ है। इसके साथ साथ सीज फायर मुआहदे पर सख्ती से अमलावरी पर जोर दिया गया है। किसी गलत फहमी या नामुवाफिक सूरत हाल पैदा होने की सूरत में हॉटलाइन राब्ता और फ्लैग मीटिंग के मौजूदा मैकेनिज्म पर अमल में लाने की भी बात कही गई है। फौजों के डीजीएमओस के बीच में सीज फायर का जो समझौता हुआ है वो एक वेलकम डिसीजन है। एक ऐसा फैसला है जिससे भारत के बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले, खासकर जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले शहरियों को, नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी। वे लोग पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशंस के विक्टिम रहे हैं। उन्हें बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है। वो चैन की सांस कब तक ले सकेंगे, ये पाकिस्तान की सिंसेरिटी पर डिपेंड करता है। क्या ये कोई ढोंग है या फिर पाकिस्तान फिर सच्चे दिल से शांति चाहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच मान के चलनी पड़ेगी और वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी मानता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को त्यागा नहीं है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को त्यागता नहीं है तब तक पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए सीज फायर का समझौता होने के बावजूद भी भारतीय सेना जो एलओसी पर डिप्लॉयड है वो निगरानी में बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकती है। वो निगरानी में बिल्कुल भी ढील नहीं कर सकती है। वो अपने एसओपीज को फॉलो करने में बिल्कुल भी ढील नहीं कर सकती है। उन्हें और चौकस और चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें, हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत हुई है और हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है। दोनों मुल्कों के बीच एलओसी समेत दीगर शोबों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान फायरबंदी मुआहदे के खिलाफ हमेशा से इसकी खिलाफ वर्जी करता आता रहा है। ऐसे में ये बातचीत का क्या नतीजा रहता है? हालांकि जो कई शोबे हैं फायरबंदी मुआहदे के साथ साथ इन पर तबादला ख्याल हुआ है कि सरहद पर अमन व अमान बनाए रखने पर इस बातचीत में इत्तेफाक हुआ है। इसके साथ साथ सीज फायर मुआहदे पर सख्ती से अमलावरी पर जोर भी दिया गया है। किसी गलत फहमी या नामुवाफिक सूरत हाल पैदा होने की सूरत में हॉटलाइन राब्ता और फ्लैग मीटिंग के मौजूदा मैकेनिज्म पर अमल में लाने की बात कही गई है। तो आपको बता दें, एलओसी और सरहदी डिप्लोमेटिक रिलेशन के हवाले से ये बेहद अहम खबर है। हिंद पाक डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत हुई है, जिसमें दोनों मुल्कों के बीच एलओसी समेत दीगर शोबों पर बातचीत हुई है, जिसमें यह इत्तेफाक भी किया गया है कि सरहद पर अमन व अमान की जो चलिए, तो इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत के मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल सामने आया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके बातचीत को खुश आइंद पेशरफ्त बताया है। मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। मुज़ाकरात के जरिए सरहदों पर खूनरेजी और कशीदगी रोकी जा सकती है। तो डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल सामने आया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये जो बातचीत हुई है वो खुश आइंद पेशरफ्त इसको बताया है। महबूबा मुफ्ती ने मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है। आपको बता दें, मुज़ाकरात के जरिए सरहद पर खूनरेजी और कशीदगी रोकी जा सकती है।
चलिए मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए हम रुक करेंगे जीजे सिंह हमारे साथ दिफाई उमूर के माहिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जीजे सिंह, बेहद शुक्रिया न्यूज 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इसे अच्छी पहल माना जाए जो बातचीत हुई है डीजीएमओ के दौरान? जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब दो देश आपस में बैठकर बात करते हैं तो इसके साथ पहली बात ये है कि जो कैजुअलिटी रेट होता है, जिसके साथ हम देखते हैं कि खून खराबा जो होता है वो कम होता है, और दूसरा इसका ये फायदा होता है कि बातचीत के साथ बहुत जो गलत फहमी होती हैं वो भी दूर की जा सकती हैं। और इस सभी जो सिनेरियो है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदल चुकी है, वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन आ चुके हैं, और देखने को आ रहा है कि दुनिया का जितना माहौल है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, एक बेहतर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि ये जो बातचीत की पहल हुई है इसमें थोड़ा सा हाथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि हमारे इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर शांति हो, इस रीजन के अंदर शांति हो। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ भी जो आई बॉल टू आई बॉल एक कन्फ्रंटेशन थी वो कम हुई है, और अगर ये बात उठ के आती है कि उनके जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा है वो प्रपोजल देते हैं कि हम एलओसी के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे और कोई भी वायलेशन नहीं होगी, और अगर इस चीज का वो हमें यकीन देते हैं, भरोसा देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन के अदम पहलकदमी है, और उस तरफ जो है शांति दोनों देशों के अंदर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि कश्मीर के अंदर अगर हम देखें एलओसी के ऊपर काफी देर से ये जो आतंकवादी के जो हादसे होते हैं, जहाँ जो आतंक टेररिज्म है वहाँ पे, उसके ऊपर भी कुछ कमी आएगी, लोग और अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे। जितनी शांति कश्मीर के अंदर हो उतनी ही अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि अगर प्रोग्रेस होनी चाहिए, उन्नति करनी है, डेवलपमेंट करनी है कश्मीर के अंदर, तो शांति बहुत जरूरत है, उसकी जरूरत है। शांति के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। पीस इज अ मस्ट। सो मेरी जो ओवरऑल इसके अंदर असेसमेंट है जजमेंट की, वो यही है कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। इसके साथ दोनों देशों के जो आपसी संबंध होंगे वो अच्छे होंगे। मैं तो चाहता हूं कि इनकी आपस में डायलॉग होनी चाहिए जी। तो ये पूरा जो बातचीत हुई है उसको खुशाइन समझा जा रहा है। जीजे सिंह, ये 18 साल पुराना मुआहदा है, हालांकि पाकिस्तान इस मुआहदे के खिलाफ लगातार इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। ऐसे में इस मुआहदे पर मतलब कि अमल करने पर जोर दिया गया है कि आप जो फायरबंदी के खिलाफ वर्जी है वो ना करें, तो इस बातचीत में इस पर जोर दिया गया है कि इसको बेहद अहम समझा जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा 18 साल से ये चल रहा है जी। और अगर हालात पीसफुली सुधरते हैं, क्योंकि ये पीस अगर होती है एलओसी के ऊपर तो उसका हमें फायदा नहीं है, पाकिस्तान को भी बहुत फायदा होगा। वो अपनी साइड के ऊपर डेवलपमेंट करें। उनके घर के अंदर पहले ही काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि बलूचिस्तान है, पख्तून्स का प्रॉब्लम है। वो उनकी जो अपनी टेंशन हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर वो फोकस करें, क्योंकि जो ये रास्ता है 18 साल से एक कॉन्फ्रंटेशन का चल रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो कोई फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इसके अंदर सुधार होना चाहिए। तो मैं जैसे कह रहा था कि ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल है, जैसे कि कश्मीर के जो लीडर है, जैसे कि मुफ्ती
जी। मुफ्ती जी ने भी कहा है कि ये एक अच्छी डायरेक्शन है, एक जिसे कहते हैं कि इसमें सभी को एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि अभी बातचीत का मौसम हुआ है। ये एक नई जो है पहल है, एक नया चैप्टर लिखा जाएगा कि शांति है कश्मीर के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। दोनों गवर्नमेंट्स को आगे और स्टेप्स लेने चाहिए और शांतिपूर्वक जो है जी बिल्कुल। तो बातचीत तो खुश आइंद है, लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस बातचीत पर कितना अमल किया जाता है। जी सिंह जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सीज फायर की हिमायत करती है। तो हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी खैर मकदम किया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से सीज फायर की हिमायत करती रही है। तो हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत के मामले में ये जुड़ी बड़ी खबर है, जिसमें हिंद पाक डीजीएमओ की बातचीत का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से सीज फायर की हिमायत करती है। सोशल मीडिया, ओटीटी और न्यूज वेबसाइट के लिए नए ज़वाबित की गाइडलाइंस पर रविशंकर प्रसाद बातचीत कर रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप इमेजेस, वीडियोज एंड साइट्स इन कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर एप्लीकेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 सितंबर 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीएस्ट। Our secretary, Mr. Ajay Sani, had filed an affidavit in the court. He will be doing by this year beginning itself. राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था, फेक न्यूज पर, ये भी तो सोशल मीडिया पर। And all the members of parliament urged me to take action, and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline. और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020, जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी। Therefore, court orders, parliamentary proceedings, I only mention of Supreme Court, there are many orders of the High Courts as well to take action in this. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया। We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं। बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी, which can be a social media intermediary, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है। देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वेरी सून, हु विल बी दोस। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours
after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ. बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number 1. Number 2, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा. इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा. सोशल मीडिया, नॉट द गवर्नमेंट. द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हैव ए प्रोविजन फॉर वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, हमको बताना पड़ेगा. और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा. भोपाल की शाहजहानी ईदगाह की पैमाइश किए जाने से भोपाल की मुस्लिम तंजीमें वक्फ बोर्ड से सख्त नाराज हैं. मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि उनके लाख मुतालबात के बावजूद वक्फ बोर्ड 1984 से भोपाल की वक्फ इमलाक का सर्वे नहीं करा सका है और जो काम गैर जरूरी है उसकी पैमाइश करके बोर्ड मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है. देखिए ये रिपोर्ट. भोपाल में वाक़ तारीखी शाहजहां भी ईदगाह का शुमार
एशिया की बड़ी ईदगाह में होता है, जिसमें बैक वक्त 1 लाख से ज्यादा फर्जंदाने तौहीद ईदैन की नमाज अदा करते हैं। कोरोना कहर में ईदैन की नमाज ईदगाह में नहीं होने से जब ईदगाह की सफाई नहीं हो सकी तो मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ बोर्ड से अपनी नाराजगी का इजहार किया। इसी दौरान जब वक्फ बोर्ड के जरिए उसकी पैमाइश का काम शुरू किया गया तो मुस्लिम समाजी तंजीमों की नाराजगी और बढ़ गई। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि भोपाल वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर है, मगर वक्फ बोर्ड के जरिए भोपाल की वक्फ इमलाक का 1984 से सर्वे नहीं किया जा सका है और बोर्ड अपने जरूरी काम छोड़कर ईदगाह की पैमाइश के नाम पर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहा है। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश फिर एक बार मुतालबा करती है कि ईदगाह जो है एक नायाब जगह है, उसका पूरा अच्छी तरह संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण के बाद भोपाल शहर में करोड़ों की जो वो संपत्तियां हैं, खाली पड़ी हुई हैं, एकड़ों से ज़मीन है, उसकी नफ्ती होना चाहिए, उसके ऊपर बाउंड्री वॉल होना चाहिए, बोर्ड लगना चाहिए और लोगों के सामने, आवाम के सामने अभी वक्त रहते आ जाना चाहिए कि ये वक्फ संपत्ति है और इसका इस्तेमाल कौम की फलाह और बहबूद में किया जाना चाहिए। वहीं एमपी वक्फ बोर्ड के सीईओ जमील अहमद खान का कहना है कि ईदगाह की सफाई के नाम पर समाजी तंजीमें अपनी हद से बाहर निकल गई थीं और मकामी सतह पर लोगों के जरिए जब ईदगाह की हद को लेकर शिकायत की गई तब उसकी पैमाइश का फैसला किया गया। मुस्लिम तंजीमों की नाराजगी इस बात को लेकर है, बोर्ड एक्ट के मुताबिक अपने फराइज को अंजाम नहीं दे रहा है, जिसके सबब बोर्ड की बेशकीमती जायदादें खुर्द-बुर्द हो रही हैं। समाजी तंजीमों ने भोपाल के साथ रियासत की सतह पर वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तहरीक चलाने का फैसला किया है ताकि वक्फ इमलाक को नाजायज कब्जे से बचाया जा सके। उनका ये कहना था कि ईदगाह की जमीन को लेकर कुछ कंप्लेंट्स उनके पास आई थी, कुछ लोगों ने उसमें पत्थर वगैरह रख दिए थे, तो उनको हमने तय किया कि इसका सीमांकन हो जाए ताकि स्थिति क्लियर हो जाए। तो काफ़ी अम्मा ने अपनी जो ईदगाह की ज़मीन थी उसकी पूरे डिटेल्स उनको दे के एप्लीकेशन दी, जिसके आधार पर SDM जो बैरागढ़ सीमांकन करवा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट।